बेटा आज हमने सेकंड जो यूनिट है +2 के सिलेबस की जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में से जो फर्स्ट चैप्टर है वो पिक करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर को अगर आपने बिल्कुल थॉरो समझना हो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज होनी है उस पे परफेक्ट मास्टरी चाहिए। अगर टर्मिनोलॉजी में क्लैरिटी नहीं है तो ये वो चैप्टर है सारी जिंदगी समझ नहीं आता। तो बेटा इसकी टर्मिनोलॉजी में से जो फर्स्ट टर्म हम यहां पिक कर रहे हैं वो हमारे पास रहेगी हेरिडिटी। बेटा जब भी हम हेरिडिटी की बात करते हैं ये रहेगी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। बेटा ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं, और वी कैन से ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बेटा मैंने जो वर्ड बोला है ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बेटा इसको हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। बेटा ऑफस्प्रिंग वर्ड जब भी यूज करेंगे ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बेटा अगर ध्यान दोगे तो यहां पे जिस मेन पार्ट पे स्ट्रेस है वो कैरेक्टर है। बेटा इसमें बेटर रहता है, मोर एप्रोप्रिएटली इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर वी कैन से ट्रांसफर ऑफ सिमिलर फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। बेटा कैरेक्टर की जगह पे हम सिमिलर फीचर यूज कर सकते हैं। ये हेरिडिटी की डेफिनेशन है। इसकी अगर डेमो आपको हल्की सी देनी हो तो इसको ऐसे समझ सकते हो, जब भी किसी घर में किसी नए बच्चे का बर्थ होता है उसको अलग अलग रिलेटिव्स जब देखने आते हैं दे स्टार्ट डिस्कसिंग। इसकी आईज मदर से मिलती हैं, इसके नाक की शेप फादर से मिलती है, एंड सो ऑन। व्हाट दे आर टॉकिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिमिलर फीचर फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, फादर टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज हेरिडिटी। बेटा हेरिडिटी की हमें बेसिक डेफिनेशन क्लियर चाहिए। अब सेकंड जो हमने यहां पे टर्म पिक करनी है वो है वेरिएशंस। बेटा जब भी वेरिएशंस की बात करते हैं इसको दो ढंग से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो बेस्ट है डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशी। भी एक स्पीशी के जितने भी इंडिविजुअल हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो उनमें बेसिक सिमिलरिटी होगी, बट उनमें कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। इन डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। मींस इमेजिन करो आपके पास कोई भी ह्यूमन है, उसके बेसिक बॉडी के फीचर सेम रहेंगे, पर अगर किसी दो ह्यूमन को कंपेयर करोगे, जैसे ब्रॉडली कह सकते हैं राम सिंह एंड श्याम सिंह को कंपेयर कर रहे हो, दोनों के फेस के फीचर ऐसे हैं हम एक दूसरे को
आराम से डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, उनमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं जिनके बेस पे एक स्पीशी के मेंबर को हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, इसको कहते हैं वेरिएशन। सो डिफरेंसेस among individuals of one species भी एक स्पीशी के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। उन्हीं डिफरेंसेस को हम वेरिएशन का नाम देते हैं। बेटा यहीं पे हमें ध्यान में रखना है कि भी एक वर्ड यूज करते हैं सिबलिंग्स, ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में। एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे उनको सिबलिंग्स कहते हैं। एक ही कपल के जो बच्चे होंगे उनको आपस में सिबलिंग्स कहेंगे। जनरली जो सिबलिंग्स होते हैं ये भी एक दूसरे से इनके फीचर डिफर करते हैं, भले इनका सेक्स सेम क्यों ना हो, मेल या दोनों फीमेल क्यों ना हो। जो सिबलिंग्स में डिफरेंसेस हैं इनको भी वेरिएशन कहेंगे। पर एक केस में भी सिबलिंग जो है वो सिमिलर फीचर वाले हो सकते हैं। आपने सुना होगा आइडेंटिकल ट्विंस। बेटा जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इनके फीचर्स एग्जैक्टली सेम होंगे, इनका सेक्स भी सेम होगा, आइदर बोथ विल बी मेल और फीमेल्स। और इनके अंदर इतनी सिमिलरिटी होगी कि कभी कभी तो पेरेंट्स भी दोनों को पहचान नहीं पाते अलग अलग। तो जो सिबलिंग्स में या इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशी में डिफरेंसेस हैं उनको हम नाम देंगे वेरिएशंस। बेटा यहां पे दो टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिफोर गोइंग फर्दर। एक है ऑफस्प्रिंग, एक वर्ड हम बार बार यूज करेंगे क्लोन। बेटा इनको ध्यान से समझ लेना है, इनकी मैं डेफिनेशन लिखूंगा नहीं यहां पे, आप सिर्फ सुन लोगे। बेटा अगर कोई भी नेक्स्ट जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनी है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। भी जब भी कभी नई जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एम्फीमिक्सिस के कारण बनेगी, इसको ऑफस्प्रिंग कहेंगे। ऑफस्प्रिंग में जो भी इंडिविजुअल होंगे एक स्पीशी के, वो कभी भी एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं होंगे। दे विल बी हैविंग सम डिफरेंसेस। ऑन द अदर हैंड अब टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्लोन। बेटा जब भी हम क्लोन की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भी अगर नेक्स्ट जनरेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुई है, उसमें सभी इंडिविजुअल एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ऑल इंडिविजुअल्स विल बी सिमिलर, एक दूसरे की कार्बन कॉपी होंगे। इन सबको कलेक्टिवली हम कहेंगे क्लोन। बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टेक्निकल टर्म है एपोमिक्सिस। बेटा याद रखना है, एपोमिक्सिस इंडिकेट asexual reproduction, एम्फीमिक्सिस इंडिकेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पे हमने भी ऑफस्प्रिंग और क्लोन में डिस्टिंक्शन करनी है। मेन फीचर है जो भी नेक्स्ट जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होगी उसको ऑफस्प्रिंग कहेंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगी उस नेक्स्ट जनरेशन को हम भी क्लोन कहेंगे। हमें क्लोन और
ऑफस्प्रिंग में डिस्टिंक्शन रखनी है। अब यहां पे एक छोटी सी टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। बेटा जो ध्यान से सुनना, जो नेक्स्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बेटा जितनी भी टर्मिनोलॉजी यहां यूज करेंगे वो सारी आपकी एनसीईआरटी में इधर उधर यूज की होगी। हमें एक एक वर्ड को जेनेटिक्स में समझने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। अब आ जाते हैं भी जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड है। ये आपको पसंद नहीं आएगा, ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड है। क्यों? जो आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं बेटा, जाइगोट में माइटोसिस होती है जिसको क्लीवेज डिवीजन कहते हैं। उससे दो सेल्स बनेंगे जिनको एम्ब्रियोलॉजी में हम ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। ये ब्लास्टोमियर्स जो होंगे, क्योंकि ये वन टाइप ऑफ माइटोसिस से बने, दीज आर कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर। इनमें एग्जैक्टली जेनेटिक मेकअप सेम होगा। इनसे जो यंग इंडिविजुअल बनेंगे वो कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर होंगे, वे एक दूसरे की कार्बन कॉपी होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। सो याद रखना है, अब जो आइडेंटिकल ट्विन्स बने जाइगोट में माइटोसिस के बाद बने, तो ये जाइगोट के क्लोन्स होंगे। ये जाइगोट का जेनेटिक मेकअप इन दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स का जेनेटिक मेकअप एग्जैक्टली सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? क्लोन ऑफ ईच अदर। तो ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड है। भले हम घर में आइडेंटिकल ट्विन्स के जो पेरेंट्स हैं उनको पेरेंट्स ही कहेंगे बायोलॉजिकल, वो अपने पेरेंट से जाइगोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं जाइगोट तक। जाइगोट से जब वो दोनों आइडेंटिकल बने हैं तो वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है। तो याद रखना है, with two individual in identical twins are actually clone, एक दूसरे के वो क्लोन्स हैं। बेटा यहां पे ये मैंने कुछ छोटे छोटे टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं। अब यहां पे एक और टर्म है जेनेटिक्स। बेटा जब भी जेनेटिक्स की बात करते हैं, ये स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जो हमने ऊपर दो टर्म किए, हेरिडिटी, वेरिएशन, इनकी जो कंबाइंड स्टडी है इसको हम कहेंगे जेनेटिक्स। बेटा ये दो साइंटिस्ट इसमें से बार बार रिपीट होते हैं। एक तो है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये आप 8th क्लास ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हो। फादर ऑफ जेनेटिक्स ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, बेटा इसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इसने जेनेटिक्स की स्टडी को स्टार्ट किया और साथ ही फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ये मिलेगा आपको बेटसन। बेटा बेटसन ने जो स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एनिमल में स्टार्ट की थी, मेंडल तो सभी लोअर क्लास में जानते हो, मेंडल ने जो स्टडी की थी जेनेटिक्स की ये पी प्लांट में की थी। तो बेटसन ने जो मेंडल की जेनेटिक्स वाली स्टडी थी उनको पहली बार एनिमल में स्टडी किया था। तो बेटसन को हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। बेटा अभी तक के पार्ट में हमने ये 5 और 6 टर्म्स किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेरिडिटी,
वेरिएशंस, जेनेटिक्स, ऑफस्प्रिंग, क्लोन्स। फिर टेक्निकल टर्म फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल के लिए मैंने टर्म यूज किया है एम्फीमिक्सिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एपोमिक्सिस। और साथ साथ आइडेंटिकल ट्विन कैसे बने, जाइगोट में एक टाइप की माइटोटिक डिवीजन होती है जिसको क्लीवेज कहते हैं, उससे जो दो सेल बनेंगे उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। अगर जाइगोट के दोनों ब्लास्टोमियर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, दोनों सेल टोटीपोटेंट है, ये लोअर क्लास +1 में पढ़ के आए हो। टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डेवलप इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल। अगर ये ब्लास्टोमियर आपस में आइडेंटिकल हैं और टोटीपोटेंट है, तो दोनों ब्लास्टोमियर से दो यंग वन डेवलप होंगे, दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, इनको हम कहेंगे आइडेंटिकल ट्विन्स। बेटा इसके आगे हमने जो छोटा सा पार्ट पिक करना है वो पिक कर रहे हैं नेचर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। इसको कई बार बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अब ध्यान रखना है, अगर हम बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करते हैं, एक है फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा जब भी बात करेंगे फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका मतलब है ये फिजिकली कौन सी स्ट्रक्चर है जो कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करती है। बेटा जब भी हम बात करेंगे फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। बेटा +1 में सेल डिवीजन में क्रोमोसोम पढ़ चुके हो। क्रोमोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो गैमीट के अंदर होगी, ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अलोंग विद फर्टिलाइजेशन, जहां गैमीट फ्यूज करते हैं। साथ ही है सेकंड केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। भी किस केमिकल की हेल्प से कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, हम ब्रॉडली कहते हैं जीन ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये जो जीन है बेटा, लिविंग वर्ल्ड में जितने भी 5 किंगडम में ऑर्गेनिज्म मिले, मोंड्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, सब के अंदर जीन्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए। सो डीएनए इज केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा सिर्फ इन सम वायरसेस आरएनए कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए के जीन बने हो सकते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होंगे। ये सिर्फ वायरस में होंगे, किसी भी लिविंग वर्ल्ड के मेंबर से के अंदर आरएनए कभी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। इसका ध्यान रखना है बेटा। अब यहां पे ये 2-3 छोटी छोटी टर्म या पिक करते हैं। एक तो है अकॉर्डिंग टू मेंडल, यूनिट ऑफ हेरिडिटी को क्या कहते थे? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अकॉर्डिंग टू मेंडल यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? मेंडल ने कहा था ये एक डिस्टिंग्विशिंग या एक डिस्टिंक्ट पार्टिकल है लिविंग बॉडी में विच ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन।
बेटा यूनिट ऑफ हेरिडिटी अकॉर्डिंग टू मेंडल इट इज discrete means a discrete particle which transfer character from generation to generation. इस discrete distinguishing particle को मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था. तो मेंडल used factor for unit of heredity. Later on this term was replaced by जीन. बेटा जीन टर्म जोहानसन ने दी है. इसी फैक्टर के लिए टर्म जीन शिफ्ट हो गई है. आज इस जीन को हम एलील कहते हैं. वेट करो बेटा, एलील मैंने प्लूरल में लिखा है एलीलीज. अगर लास्ट में से ई रिमूव कर दें तो ये सिंगुलर बन जाएगा एलील. अब मैंने लिखा है इसको एलीली. याद रखना है यूनिट ऑफ हेरिडिटी लेटली वी कॉल इट एज अ एलील विच इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इन ऑल 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. बेटा यहां पे मैंने आपको फैक्टर, जीन, एलील, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर. भी मेंडल ने कभी भी लिविंग बॉडी में फैक्टर की लोकेशन इंडिकेट नहीं की. बॉडी में कहां है, सेल में कहां है, पर आज हमें पता है जो जीन है एलील है. इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वायरस में कभी कभी आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है. बेटा यहां पे मैंने आपको फैक्टर और जीन का कॉन्टेक्स्ट बोला है. अब ध्यान रखना है, अब नेक्स्ट पार्ट हम पिक कर रहे हैं जीन कॉन्सेप्ट. बेटा जैसे जैसे आप +2 में फर्स्ट और सेकंड जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ोगे तो जीन की एब्सोल्यूट कोई डेफिनेशन नहीं होती. एग्जैक्ट ये एक कंसेप्ट है विच वाज गिवन बाय साइंटिस्ट सटन. बेटा यहां साइंटिस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए. जीन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जीन की अलग अलग डेफिनेशन है. जैसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है सिस्ट्रॉन. बेटा सिस्ट्रॉन जब भी कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए. भी डीएनए में जीन होते हैं. जो जीन है वो कैसे फंक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी पहली डेफिनेशन है सिस्ट्रॉन. इसको कहते हैं यूनिट ऑफ फंक्शन या फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए. यूनिट ऑफ फंक्शन इन डीएनए या फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए. ये तो मैंने जस्ट ब्रॉड आइडिया दी है. अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पे फोकस करना हो इसको डिफाइन करते हैं स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए responsible for formation of one polypeptide chain. The smallest segment of DNA responsible for formation of one polypeptide chain. बेटा +1 में आप प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड पढ़ चुके हो. मींस जब भी सिस्ट्रॉन की बात करेंगे ये वो स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको यूज करके हम एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं. इसको कहेंगे सिस्ट्रॉन. वेरी इंटरेस्टिंग फीचर. बेटा सिस्ट्रॉन जो होगा
ये डीएनए में भी हो सकता है, आरएनए में भी हो सकता है। ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा डीएनए में, आरएनए में। वो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाएगा जो एंजाइम एक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास है सिस्ट्रॉन। बेटा सेकेंड टर्म इसमें आएगी, वो हमारे पास रहेगी सिस्ट्रॉन के बाद म्यूटॉन। बेटा जब भी हम टर्म म्यूटॉन यूज करते हैं, इसको कहते हैं यूनिट ऑफ म्यूटेशन। यूनिट ऑफ म्यूटेशन। बेटा ये भी सुनी हुई आपने +1 में टर्म। जब भी हम म्यूटेशन की बात करते हैं, ये रहेगी भी अब्रप्ट, अचानक, अब्रप्ट हेरिटेबल चेंज। अब्रप्ट हेरिटेबल चेंज को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। सो एनी चेंज इन जेनेटिक मटीरियल विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये म्यूटेशन रहेगी। तो यूनिट ऑफ म्यूटेशन, इसको म्यूटॉन कहते हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए capable of undergoing mutation, capable of undergoing mutation। बेटा जब भी हम बात करेंगे म्यूटॉन के, ये वो छोटे से छोटा न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का सेगमेंट है जिसमें म्यूटेशन हो सकती है, इसको कहेंगे म्यूटॉन। It may be as small as 1 nucleotide। बेटा +1 में आपने न्यूक्लियोटाइड पढ़ी हुई है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कई बार तो 1 न्यूक्लियोटाइड लिखा होता है, इसको ब्रॉडली हम 1 नाइट्रोजनस बेस कह सकते हैं। ये हमारे पास रहेगा म्यूटॉन। इसमें थर्ड टर्म है, ये भी एक टाइप का जीन है, इसको कहेंगे हम रैकॉन। बेटा जब रैकॉन टर्म यूज करते हैं, इसको कहते हैं यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। बेटा जब कहते हैं यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन या स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें रीशफलिंग जेनेटिक मटीरियल हो सकती है, या स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन पार्टिसिपेट इन रीशफलिंग ऑफ जीन्स इन डीएनए, ये यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है। इसको हम यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। इसको हम यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी कहेंगे। अगर हम कह रहे हैं यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर, ये रहेगा हमारे पास रैकॉन। बेटा सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रैकॉन, इन तीनों में स्मॉलेस्ट म्यूटॉन होगा, लार्जेस्ट रैकॉन होगा। बेटा ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट मैंने बोल दिए, गाइडों में दिखाई देते हैं पर नीट में रिपीट नहीं होते। अब इसमें बेटा फोर्थ टर्म है जो जीन कॉन्सेप्ट में करनी है, वो हमारे पास है रेप्लिकॉन। बेटा ये हमारे पास टर्म रहेगी रेप्लिकॉन। बेटा जब भी हम रेप्लिकॉन की बात करते हैं, ये एक्चुअली रहेगा द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच अंडरगो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। वो डीएनए का छोटे से छोटा सेगमेंट है जो अपनी ट्रू कॉपी मीन रेप्लिकेशन कर सकता है, अपनी ट्रू कॉपी बना सकता है। इसको कहते हैं यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। बेटा जब मैंने यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन बोला है,
smallest segment of DNA which can undergo independent replication. Very interesting feature. +1 में आपने प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड पढ़ा होता है बेटा। जो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड है ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, और प्रोकैरियोट में +1 में आपने प्लाज्मिड भी पढ़ी होती है। सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए इन बैक्टीरिया, ये प्लाज्मिड है बेटा। प्लाज्मिड एंड न्यूक्लियोइड आर टू replicons of prokaryotic cell. बेटा ये प्रोकैरियोटिक सेल में रेप्लिकॉन्स हैं। जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होता है, it contain large number of replicons. Each chromosome is an independent replicon. Each chromosome is an independent replicon. बेटा यहां पे आपको सिस्ट्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, रेकॉन यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, म्यूटॉन यूनिट ऑफ म्यूटेशन, रेप्लिकॉन यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, ये 4 टर्म चाहिए थी। अब ध्यान रखना है बेटा, सिस्ट्रॉन को थोड़ा सा यहां पे इलेबोरेट कर देते हैं, ये नीट के एग्जाम के लिए। सिस्ट्रॉन बेटा +1 में जब आप न्यूक्लिक एसिड करते हो डीएनए आरएनए, वहां हमने एमआरएनए पढ़ा होता है, वहां पे पढ़ते हैं बेटा। जो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में एमआरएनए होता है, इट कंटेन 1 रेप्लिकॉन बेटा। इसमें सिंगल रेप्लिकॉन रहेगा, बेटा इसके अंदर सिंगल रेप्लिकॉन रहता है। इट कंटेन 1 रेप्लिकॉन। अगर किसी एमआरएनए के अंदर सिंगल रेप्लिकॉन हो, एमआरएनए इज कॉल्ड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक बेटा। मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए यूकैरियोट्स में होता है। एक होता है इफ एमआरएनए contain 2 or more than 2 cistrons, such mRNA is called as polycistronic. पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए ये प्रोकैरियोट्स में होगा बेटा। प्रोकैरियोट में कैसा सिस्ट्रॉन होगा, एमआरएनए होगा, यूकैरियोट में कैसा होगा, ये बार बार नीट में रिपीट होता रहता है। तो यहां हमने ध्यान रखना है भी प्रोकैरियोट में रेप्लिकॉन पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मैंने याद रखा है निमोनिक, पीपी पंजाब पुलिस। प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक, यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक। इसको मैंने रखा पंजाब पुलिस एंड मी बेटा। मी के अंदर है मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए इन यूकैरियोट बेटा। ये तो मैंने जो निमोनिक बोले हैं ये तो क्विक रिकॉल के लिए। अगर निमोनिक के थ्रू याद रखोगे तो नीट में गलती होने का स्कोप कम रहेगा बेटा। यहां पे हम एक एमआरएनए की स्ट्रक्चर ले रहे हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ सिस्ट्रॉन को एक्सप्लेन करना है बेटा। ये एमआरएनए की स्ट्रक्चर आपने +1 में पढ़ी होती है। मैं इस स्ट्रक्चर की डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा इस स्टेज पे। अगर मान लो
ये यूकैरियोटिक एमआरएनए है, दिस पार्ट इज इट्स सिस्ट्रॉन। इस पार्ट से पेप्टाइड चेन बनेगी। जो आगे पीछे बाकी पार्ट दिखाए हैं वो सिस्ट्रॉन का पार्ट नहीं है, वो तो सिर्फ एमआरएनए दिखाया हुआ है। बेटा इस सिस्ट्रॉन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जिन पे नीट में बार बार क्वेश्चन आते हैं। इनको हमने जेनेटिक्स के सेकंड चैप्टर में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ना है। सिस्ट्रॉन के शुरू में ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स होता है जिसको कोडोन कहते हैं। ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए या डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन ऑफ 1 अमाइनो एसिड in peptide chain during protein synthesis is a codon। बेटा याद है मैंने आपको क्या बोला है, कोडोन। इट इज द ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स responsible for addition of 1 amino acid in peptide chain during protein synthesis। इसको कहेंगे हम कोडोन। याद रखना है एमआरएनए के सिस्ट्रॉन का जो फर्स्ट कोडोन होगा इसके 5 एंड की तरफ होगा सिस्ट्रॉन में, जिसको हम कहते हैं स्टार्ट सिग्नल। इसको इनिशिएशन कोडोन भी कहते हैं, चाहे स्टार्ट सिग्नल को। इस कोडोन के कारण पहला अमाइनो एसिड राइबोसोम में एंटर करेगा जिससे प्रोटीन बनना है। बेटा स्टार्ट सिग्नल हमेशा AUG होगा। AUG का मतलब है इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होंगी, उसमें एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, नाइट्रोजनस बेसेस होंगी। ये स्टार्ट सिग्नल है। बेटा स्टार्ट सिग्नल का नाम बार बार नीट में रिपीट होता है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ये मैंने बोला है AUG इज अ स्टार्ट सिग्नल। ये जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी इस कोडोन की हेल्प से पहला अमाइनो एसिड मैथियोनिन ऐड होगा राइबोसोम में जहां से प्रोटीन बनना है। ये मैंने बोला है यूकैरियोट्स में। बेटा प्रोकैरियोट में इसी स्टार्ट सिग्नल से ऐड होगा फॉर्माइलेटेड मैथियोनिन। बेटा फॉर्माइलेटेड का मतलब है मैथियोनिन विद फॉर्माइल ग्रुप। केमिस्ट्री में एल्डिहाइड ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। अगर मैथियोनिन के अंदर फॉर्माइल ग्रुप अटैच्ड होगा वो फॉर्माइलेटेड मैथियोनिन होगा, ये प्रोकैरियोट्स में। बेटा ये याद रखना पड़ेगा स्टार्ट सिग्नल कौन सा है। प्रोकैरियोट में स्टार्ट सिग्नल कौन सा अमाइनो एसिड राइबोसोम में ऐड करता है, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में, याद रखना पड़ेगा। अब जो सिस्ट्रॉन के अंदर जो लास्ट कोडोन होता है इसको हम स्टॉप सिग्नल कहते हैं। इस कोडोन के कारण प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होगी। स्टॉप सिग्नल को नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। बेटा इसको नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में 3 नॉनसेंस कोडोन हो सकते हैं। एक है UAA, UAG, UGA। बेटा ये 3 नॉनसेंस कोडोन है। जब भी नॉनसेंस कोडोन एमआरएनए का राइबोसोम में एंटर करता है तो
इस कोडोन के कारण कोई भी अमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन में एंटर नहीं करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप कर जाएगी। बेटा तीनों नॉनसेंस कोडोन बार बार नीट में इनका नाम रिपीट होता है, तो इनको मैंने कैसे याद रखा हुआ है? बेटा इसके लिए थोड़ा सा मजाक वाला एक निमोनिक है। यू को पढ़ो उल्लू, ए एंड ए, आया और आया, उल्लू आया आया। फिर है यू ए जी, उल्लू आया ते गया, उल्लू आया गया। लास्ट में यू जी ए, उल्लू गया से फिर आ गया। बेटा मेरे कहने का मतलब है, अगर ये तीन निमोनिक याद रखते, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये तीन नॉनसेंस कोडोन आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। बेटा इनके कुछ स्पेसिफिक नाम है, वो सिर्फ हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी मैं वो नाम लूंगा नहीं। कुछ टीचर वो नाम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जब कभी आपको जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर करवाएंगे उनमें इनके अल्टरनेट नाम बताएंगे। बेटा इन दोनों के बीच में जितने भी यहां पे कोडोन्स होंगे इनको कहते हैं कोडिंग कोडोन्स। कोडिंग कोडोन मीन ये सारे कोडोन एक एक अमाइनो एसिड चेन में ऐड करते जाएंगे, प्रोटीन की चेन बनती जाएगी। बेटा यहां पे अब मैं फिर से सिस्टोन को पूरा रिपीट कर रहा हूं जो कुछ आपको समझाया, क्योंकि ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज अ सिस्ट्रॉन, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन a genetic material DNA or RNA responsible for formation of one polypeptide chain। ये सिस्ट्रॉन बोला है। फिर जब भी आप जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सिस्ट्रॉन पढ़ते हो, ये mRNA के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो, मैसेंजर RNA के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो। प्रोकैरियोट में जो mRNA होगा वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा, जो यूकैरियोट में होगा वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा। मीन mRNA फॉर्मिंग वन पॉलीपेप्टाइड चेन मोनोसिस्ट्रॉनिक, mRNA फॉर्मिंग मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स विल बी पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये प्रो यूकैरियोट का ध्यान रखना है। अभी मैंने बोला है ये डायग्राम में आपको एक सिस्ट्रॉन दिखाया है यूकैरियोट का mRNA के अंदर, उसके मैंने तीन पार्ट हाईलाइट किए। पहला स्टार्ट सिग्नल, कोडिंग कोडोन, स्टॉप सिग्नल। स्टार्ट सिग्नल हमेशा AUG पढ़ेंगे। ये तीन नाइट्रोजनस बेसिस कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन कंटेनिंग, यूरासिल कंटेनिंग एंड ग्वानिन कंटेनिंग। AUG यूकैरियोट में कोड्स फॉर, वे किसके लिए कोड करेगा ये? इट कोड्स फॉर अमाइनो एसिड मैथ्योनिन। पर प्रोकैरियोट में इट विल कोड्स फॉर अमाइनो एसिड विच इज मॉडिफाइड मैथ्योनिन फॉर्माइलेटेड मैथ्योनिन। मींस मैथ्योनिन के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड होगा। फिर एंड में सिस्ट्रॉन के आपको मिलेगा स्टॉप सिग्नल। भी तीन स्टॉप सिग्नल हो सकते हैं, UAA जिसको मैंने बोला उल्लू आया एंड आया, UAG उल्लू आया और गया, थर्ड बोला UGA उल्लू गया एंड आया। बेटा ये तीनों नॉनसेंस कोडोन और स्टार्ट सिग्नल बार बार नीट में रिपीट होते रहे। फिर जो बीच में स्टार्ट सिग्नल और स्टॉप सिग्नल के बीच में जितने भी कोडोन्स आएंगे ऑल आर कोडिंग कोडोन। मीन ईच कोडोन विल ऐड वन अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। वन थिंग मोर, बेटा जब भी प्रोटीन सिंथेसिस में दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है,
ये राइबोसोम के अंदर बनता है, तभी राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं कि राइबोसोम के अंदर अमाइनो एसिड मिल मिल के लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, सो इट इज प्रोटीन फैक्ट्री। बेटा राइबोसोम की आप +1 में पढ़ के आए, 2 सब यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। प्रोकैरियोट में लार्जर सब यूनिट 50s होती है, स्मॉलर सब यूनिट 30s होता है। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर बेटा, यहां पे ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट में ये 2 सब यूनिट बोली है मैंने राइबोसोम की, और राइबोसोम यहां होगा 70s, 50 30 80 नहीं कर देना। इस लार्जर सब यूनिट में एंजाइम होगा 23S RRNA। ये RNA एक्टिंग एज एंजाइम है, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं। ये राइबोजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटा ये भी दोनों बार बार नीट में आते हैं, अब याद रखना है, व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, different amino acid will be attached with one another with the help of peptide bonds. These peptide bonds are formed within a ribosome. In other words, we can say within ribosome, amino acids are stapled together to form chain of amino acid, that is protein. So ribosome called as protein factory. इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए प्रोकैरियोट में लार्जर सब यूनिट में एक एंजाइम होगा जिसको कहते हैं 23S RRNA। अगर आरएनए एंजाइम एक्ट करता है उसको राइबोजाइम कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए में राइबोजाइम चाहिए, 23S RRNA। बेटा ये मैंने जस्ट आपको सिस्ट्रॉन को थोड़ा नहीं काफी एलैबोरेट कर दिया, कीपिंग इन माइंड योर नीट एग्जामिनेशन। अदरवाइज तो इस चैप्टर में आपको सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रैकॉन, रेप्लिकॉन इनकी जस्ट डेफिनेशन चाहिए। अब आते हैं भी नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे जीन एक्सप्रेशन। आप कहते हो जीन express itself to form one or other character of the body, one or other feature of the body। ये कहते हैं जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बट लेट्स सी हाउ जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ। बेटा अब हम छोटा सा टॉपिक पिक कर रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन। बेटा जब भी जीन एक्सप्रेशन करेंगे ये हमारे पास भी 2 स्टेप में होगा। बेटा यहां पे जो टर्मिनोलॉजी आएगी इसको समझ लेना, ये भी नीट में काफी काम आती है। हमने बोला है मोस्टली इंडिविजुअल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, भी डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी इट इज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड डिसाइड करेगा सीक्वेंस कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। तो इस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं कोडेड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन के कुछ कोड्स हैं, पहले बोला 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन बनता है, वो कोडेड इंफॉर्मेशन है। फिर डीएनए से ये कोडेड इंफॉर्मेशन आरएनए में ट्रांसफर होती है। अगर जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ये कोडेड इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में जाएगी। प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन।
So transcription is transfer of coded information from DNA to RNA. बेटा यहां अलग अलग टाइप के आरएनए बनते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. वन ऑफ देम इज मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए. उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसफर होगी. भी आरएनए के कोडोन जो सिस्ट्रॉन में डीकोड होके प्रोटीन बनाएंगे. भी आरएनए से ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स में ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. इस प्रोसेस को हम कहेंगे भी ट्रांसलेशन. इसको नाम हमने दे दिया ट्रांसलेशन. सो ट्रांसफर ऑफ coded information from RNA to protein in the form of sequence of amino acid. ये ट्रांसलेशन होगी. बेटा ये दो टर्म ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये टर्म नीट में रिपीट होती रहती है. अब ये जो प्रोटीन होंगे दे मे एक्ट एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन. दे मे एक्ट एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन. बेटा अगर ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक्ट करेंगे कोई ना कोई बॉडी में स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो स्ट्रक्चर बॉडी में कोई ना कोई कैरेक्टर बनाएंगे. जैसे मान लो प्रोटीन है कैराटिन. कैराटिन प्रोटीन से नेल बनेंगे, हेयर्स बनेंगे, कोई ना कोई कैरेक्टर बन गया. वन थिंग मोर, दिस प्रोटीन मे एक्ट एज हार्मोन. दिस हार्मोन regulates some physiological process. में कोई ना कोई बायोकेमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करेगा जिसके कारण फिर कोई ना कोई कैरेक्टर बनेगा. सो याद रखना है जब भी कोई जीन जो डीएनए का बना हुआ है उसकी कोडेड इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर होगी, फिनोमिना ट्रांसक्रिप्शन. फिर आरएनए से वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन में शिफ्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. और फिर जो प्रोटीन बनेंगे दे मे एक्ट एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एंजाइम या हार्मोन्स विच रेगुलेट physiological process to form the character, or they may form one or the other structure which develop the character. In now we have taken up how a given gene expresses itself. बेटा ये हमने जीन की एक्सप्रेशन की है. अब आते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है छोटा सा टर्मिनोलॉजी में, वो हम पिक करेंगे वे वाइल्ड जीन. देखो वाइल्ड जीन क्या होता है. भी जो जीन किसी स्पीशी की पॉपुलेशन में प्रेजेंट है और पूरी पॉपुलेशन में वाइड स्प्रेड है और कॉमनली हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता रहता है, ये वाइल्ड जीन होगा. मैंने बोला है वाइड स्प्रेड डोमिनेंट जीन. वाइड स्प्रेड डोमिनेंट जीन इन अ पॉपुलेशन, इसको वाइल्ड जीन कहते हैं. बेटा जब भी वाइल्ड जीन का कोई सिंबल यूज करना है उसको स्मॉल लेटर से यूज करते हैं और उसके ऊपर प्लस साइन सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं. जैसे हमारे पास एक इंसेक्ट है ड्रोसोफिला जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं. इसका जो आई कलर है वो रेड होगा जिसको कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे. आई का कलर रेड है.
बेटा इसका आई का कलर क्या है, रेड है, और इसके साथ ही एक आई का कलर है व्हाइट, वो स्मॉल डब्ल्यू से करते हैं, वो हम क्या करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। बेटा ये रूटीन सिंबल है जो मेंडलिज्म में यूज करते हैं, डोमिनेंट जीन को कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर से रिसेसिव जीन को इंडिकेट करते हैं। बेटा अगर ये रेड आई वाइल्ड जीन है, इसको स्मॉल लेटर डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे विद प्लस साइन। अगर डब्ल्यू प्लस है तो ये इंडिकेट कर रहा है ये हमारे पास रेड आई कलर कंट्रोलिंग जीन वाइल्ड जीन है। अगर स्मॉल डब्ल्यू है ये व्हाइट आई को कंट्रोल करेगा। मींस वाइल्ड जीन के लिए हम कभी कैपिटल लेटर सिंबल में यूज नहीं करते। ये रूल है कि जब भी वाइल्ड जीन का सिंबल यूज करना है, रिसेसिव कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर स्मॉल, यहां पे ड्रोसोफिला की व्हाइट आई है तो हमने व्हाइट आई से इसका सिंबल डब्ल्यू ले लिया, प्लस साइन इंडिकेट ये वाइल्ड जीन है। वाइल्ड जीन मोस्टली डोमिनेंट होता है, डब्ल्यू प्लस जो लिखा है ये रेड आई कलर कंट्रोलिंग वाइल्ड जीन है। सो वाइल्ड जीन का मैंने सिंबल क्या बोला है, वाइल्ड जीन के कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा उसके फर्स्ट लेटर को स्मॉल लिख के उसके ऊपर प्लस साइन इंडिकेट करेंगे। ये मैंने वाइल्ड जीन बोला है। बेटा मोस्टली वाइल्ड जीन डोमिनेंट जीन होता है। बेटा आपने 10th में डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन का कंसेप्ट सुना हुआ है, वेट करो इसको भी आगे इलेबोरेट करेंगे। अभी मैंने वाइल्ड जीन इंडिकेट किया है। इसके साथ सेकंड है म्यूटेंट जीन। बेटा जब भी वर्ड यूज करते हैं म्यूटेंट जीन, ये क्या रहेगा, जब भी म्यूटेंट जीन की बात करते हैं ये हमारे पास रहेगा वाइल्ड जीन प्रोड्यूस्ड या मॉडिफाइड आफ्टर म्यूटेशन। याद रखना है म्यूटेंट जीन है एनी जीन विच हैज अंडरगॉन म्यूटेशन एंड चेंजेस या चेंज्ड, उसको कहेंगे म्यूटेंट जीन। जैसे W प्लस जीन से ड्रोसोफिला में रेड डाई प्रोड्यूस होती है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो जीन चेंज हो जाता है स्मॉल डब्ल्यू में, तो अब ये व्हाइट आई कलर प्रोड्यूस करेगा। सो जीन प्रोड्यूस्ड आफ्टर म्यूटेशन इन डोमिनेंट जीन will be a mutant gene. Mostly mutant genes are recessive genes. वेट करो, ये दोनों टर्म आप लोअर क्लास में पढ़ के आए हो, इनको आगे इलेबोरेट करेंगे। बेटा मैंने बोला व्हाट इज अ वाइल्ड जीन, एनी डोमिनेंट जीन which is widespread in the population is a wild gene. जब इसका सिंबल यूज करना है वाइल्ड जीन के लिए, जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर के नाम का पहला लेटर हमने स्मॉल यूज करना है विद सुपरस्क्रिप्ट प्लस साइन। अगर वो जीन म्यूटेशन को फेस करता है, उसमें म्यूटेशन हो जाती है, तो वो जीन कहलाएगा म्यूटेंट। मोस्टली म्यूटेंट जीन्स आर रिसेसिव जीन। बेटा यहां पे हमने वाइल्ड जीन म्यूटेंट जीन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। अब आते हैं टर्म हमारे पास है जीनोम। बेटा जो नेक्स्ट टर्म हमने पिक करनी है वो करनी है जीनोम। बेटा ये +1 में भी टर्म यूज करते रहे, जब भी हम जीनोम की बात करेंगे ये रहेगा वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम of a individual. In this one basic set, each and every chromosome represented only once
किसी भी क्रोमोसोम की डबल कॉपी नहीं होगी, हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी होगी। मैंने क्या बोला है, जीनोम में वन बेसिक सेट ऑफ chromosomes, one basic set of chromosomes where no two chromosomes are similar। कोई भी दो क्रोमोसोम उस सेट में एक जैसे नहीं होंगे, इसको कहेंगे जीनोम। जैसे ह्यूमन की बॉडी में दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, हर सेट के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। अगर ह्यूमन के वन सेट में जो 23 क्रोमोसोम है, 23 के 23 एक दूसरे से डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, कोई भी दो क्रोमोसोम एक जैसे नहीं होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, दिस वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिकेटेड एज स्मॉल एन। इसको हम हैप्लॉइड कहते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन के गेमीट हैप्लॉइड होते हैं, उनमें एक सेट होता है क्रोमोसोम का। अगर किसी सेल में टू सेट्स हों क्रोमोसोम के, उसको कहेंगे डिप्लॉइड। अगर किसी सेल में 3 और मोर देन 3 सेट्स हों क्रोमोसोम के, क्या बोला मैंने, अगर किसी सेल में 3 और मोर देन 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो, उसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइड। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, ये वर्ड यूज करते हैं। मोस्टली वर्ल्ड में जो लिविंग इंडिविजुअल आप +2 में आप प्लांट किंगडम में पढ़ते हो, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट पढ़ते आए हो। पॉलीप्लॉइड अभी वेट करो पढ़ेंगे। जो हम घरों में कॉमन वीट यूज करते हैं, इसको ब्रेड वीट कहते हैं। इसके हर सेल में 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो इसको हम कहते हैं हेक्साप्लॉइड। बेटा हेक्सा 6 के लिए वर्ड यूज करते हैं, हेक्साप्लॉइड होगा। जो हमारे पास बनाना मार्केट में आते हैं वो 3N है, उसको कहेंगे ट्रिप्लॉइड, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम के लिए। वेट करो बेटा, पॉलीप्लॉइड आगे हमें और बहुत पढ़ने को मिलेंगे, अभी इसके बारे में ज्यादा वरी नहीं करना। हमारा तो कॉन्सेप्ट भी एम है, जीनोम क्या होता है, फिर उसके साथ ही हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड का हमें कंसेप्ट आना चाहिए। तो ये मैंने आपको बेटा जीनोम के कुछ फीचर हाईलाइट किए और उसके अंदर हमने मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। अब यहीं पे ध्यान रखना है, अब हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लोकस। बेटा लोकस वर्ड लोकेशन से ड्राइव किया है। जब भी हम जेनेटिक्स में वर्ड लोकस यूज करेंगे, यह पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ अ जीन मीन लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, इसको हम लोकस कहते हैं। बेटा जीन की लोकेशन का ध्यान रखना है। अगर हमने बेटा एलील की डेफिनेशन समझनी है, तो उसके लिए ये 2 टर्म चाहिए जो आपकी एनसीईआरटी इनको बार बार इंटरचेंजेबली यूज करती है, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एक वर्ड यूज करते हैं कैरेक्टर। बेटा ये जेनेटिक्स की टर्म है कैरेक्टर। एक वर्ड यूज करेंगे ट्रेट। आपकी +2 की बुक्स इन दोनों टर्म को कई बार सिनोनिम यूज करेंगी, पर एक्चुअली ये सिनोनिम नहीं होते। जो कैरेक्टर है उसको कहते हैं वन डिस्टिंग्विशेबल
बॉडी फीचर या वन डिस्टिंक्ट बॉडी फीचर, जैसे मैं बोल रहा हूं हाइट ऑफ इंडिविजुअल, हाइट ऑफ इंडिविजुअल, या फिर कलर ऑफ आई इन ह्यूमन। बेटा मैंने सिर्फ आपको ये कैरेक्टर लिखे हैं, मैंने इसकी टाइप नहीं बताई। हाइट ऑफ इंडिविजुअल बोला है, टॉल ड्वार्फ की मैंने बात नहीं की, आई कलर की बात की है, ब्लू ब्राउन ब्लैक, इसकी मैंने कोई बात नहीं की। सो बॉडी का जो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो कैरेक्टर कहलाता है। फिर है ट्रेट, वन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का जो एक अल्टरनेट फॉर्म होगा उसको ट्रेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आई कलर की बात की है, ब्लू आई कलर, ब्लैक आई कलर। सो ब्लू एंड ब्लैक आई कलर आर टू ट्रेट्स ऑफ वन कैरेक्टर, दैट इज आई कलर। बेटा कैरेक्टर ट्रेट में डिस्टिंक्शन रखनी है। मैं फिर बोल रहा हूं, व्हाट इज अ कैरेक्टर? वन डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये कैरेक्टर होगा। जैसे आपने 10th में पढ़ा, मेंडल के लॉज पढ़ के आए हो 10th में हेरिडिटी वाले चैप्टर में, वहां पे कहते हो फ्लावर कलर इज अ कैरेक्टर, हाइट ऑफ द प्लांट इज अ कैरेक्टर, कलर ऑफ सीड इज अ कैरेक्टर। ये 3 मैंने कैरेक्टर बोले। अगर एक कैरेक्टर की अल्टरनेट फॉर्म्स की बात करें, जैसे हमने वहां प्लांट की हाइट की बात की है, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल एंड ड्वार्फ आर ट्रू ट्रेट ऑफ कैरेक्टर हाइट। सिमिलरली वायलेट कलर ऑफ फ्लावर एंड व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर, दीज आर टू ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर कलर ऑफ फ्लावर। बेटा जस्ट हमें कैरेक्टर और ट्रेट में क्लियर कट डिस्टिंक्शन चाहिए, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर इसमें भी क्लैरिटी नहीं रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी ट्रेट और कैरेक्टर में। एक और ध्यान रखना है, कई बार बच्चे क्लास में आके पूछते हैं सर जीन क्या होता है। मैंने अभी बोला है जीन की कोई भी एब्सोल्यूट एक डेफिनेशन नहीं है। जीन एक कंसेप्ट है, अलग अलग केसेस में उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। कभी जीन सिस्ट्रॉन है, कभी म्यूटॉन है, कभी रैकॉन है, कभी रेप्लिकॉन है। बेटा और भी टाइप्स हैं, हर क्लासेस में पढ़ोगे। तो जीन की कोई एब्सोल्यूट करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, पर जब हम जीन को एलील कहेंगे वहां इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है। अब ध्यान रखना है, अब हम टर्म कर रहे हैं एलील। बेटा अभी हमने बोला था व्हाट इज अ जीन? सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये बोला है जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये मैंने एक सेगमेंट दिखाया, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। जब हम एलील की बात करेंगे, ये वन अल्टरनेट form of a gene, one alternate form of a gene controlling one trait of a character, controlling one trait of a character। बेटा अब ध्यान रखना है, अगर किसी की बॉडी में 2 सिमिलर क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड सेल में जो 2 सिमिलर क्रोमोसोम होंगे, उनकी एक ही लोकेशन पे जो सेगमेंट डीएनए होगा उनको जीन कहेंगे। कभी वो सेगमेंट ऑफ डीएनए एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, दूसरे क्रोमोसोम का वही एग्जैक्टली सेम लोकेशन वाला सेगमेंट या तो उसी
ट्रेट को कंट्रोल करेगा या अल्टरनेट ट्रेट को कंट्रोल करेगा? तो जब भी हमने कहना है एलील वन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, वन ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर, भी अगर एक जीन के दो एलील्स हैं, इनको एलील ही कहते हैं, भी टू एलीलीज ऑफ वन जीन ऑक्यूपाई मीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस on similar two chromosomes of diploid organism। बेटा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज होती हैं। उन दोनों कॉपीज में से एक मदर की बॉडी से आता है मैटरनल क्रोमोसोम, एक फादर की बॉडी से आता है पैटर्नल क्रोमोसोम। इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। सो व्हाट आर एलील्स? टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ वन जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ टू homologous chromosome। These two alternate forms of one gene control different traits of character। सुना होगा बेटा ये 10th क्लास में, heterozygous tall plant, it contain two alleles capital T small t। कैपिटल T स्मॉल t अगर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, जिस लोकेशन पे कैपिटल T जीन होगा इस क्रोमोसोम में, उसके दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल t होगा। बेटा M फॉर मैटरनल क्रोमोसोम, P फॉर पैटर्नल क्रोमोसोम। बेटा यहां पे मैंने आपको एलीली जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस की है। एलील हमने किसको बोला है? वन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन कंट्रोलिंग वन ट्रेट। अगर एलीली का पेयर है, इसको एलीलोमॉर्फिक पेयर कहते हैं। सो एलीलोमॉर्फिक पेयर क्या है? वन पेयर ऑफ टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ वन जीन ऑक्यूपाइंग या प्रेजेंट ऑन सेम लोकस सेम पोजीशन ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। These two alternate forms of gene are controlling different traits of one character। बेटा इसका ध्यान रखना है हमें। अब मैंने आपको टर्म इंट्रोड्यूस की है एलीलोमॉर्फिक पेयर। बेटा ये भी टर्म आपने इस चैप्टर में बार बार यूज करनी है, एलीलोमॉर्फिक पेयर। मैंने अभी बोला है व्हाट इज द एलीलोमॉर्फिक पेयर? ये पेयर ऑफ टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ वन जीन कंट्रोलिंग डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ वन कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी पहले लिख देते हैं, बाद में डायग्राम बना देते हैं। पेयर ऑफ alternate form of one gene present on same locus means position of two homologous chromosomes। इसको हम एलीलोमॉर्फिक पेयर कहेंगे। अब इमेजिन करो हमारे पास ये होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम का दिखा है, मीन ये दो क्रोमोसोम है एक जैसे, डिप्लॉयड इंडिविजुअल की बॉडी के हैं, सेल के हैं, ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं। एक क्रोमोसोम इसमें से
मदर से इंडिविजुअल की बॉडी में आया है, इस क्रोमोसोम को मैटरनल क्रोमोसोम कहेंगे। दूसरा क्रोमोसोम फादर से आया है, इसको हम पैटर्नल क्रोमोसोम कहेंगे। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। अब इनके ऊपर हमने दिखानी है दी लोकेशन ऑफ जीन्स। अब देखो, अगर इस एंड से जितने डिस्टेंस पे ये जीन है उतने डिस्टेंस से एंड से ये जीन होगा। इन दोनों की पोजीशन होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम है। अगर इनमें से पी प्लांट में कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, ये एक अल्टरनेट फॉर्म है जो टॉलनेस को कंट्रोल करेगी जीन की, ये दूसरी अल्टरनेट फॉर्म में जो ड्वार्फनेस स्मॉल प्लांट के कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी। ये मैंने आपको होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे एलिलोमॉर्फिक पेयर की, एलिलोमॉर्फ की पोजीशन दिखाई है। एलिलोमॉर्फिक पेयर कह लो, एलिलोमॉर्फ कह लो, बात एक ही है। बेटा ये मैंने आपको एलिलोमॉर्फिक पेयर का कॉन्टेक्स्ट बोला है। बेटा यहां पे हमें एलील, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं बेटा, +2 के लेवल पे फैक्टर मेंडल का, जॉनसन का जीन जो अभी हमने एलील किया, ऑल द 3 आर साइनोनिम टर्म्स। इनको अपने साइनोनिम पढ़ के चलना है, जबरदस्ती जीन की अलग डेफिनेशन नहीं ढूंढनी। जीन की कई बच्चे क्लास में बोलते हैं सर जीन एलील से कैसे डिफर करता है, फैक्टर जीन से कैसे डिफर करता है। बेटा ये तीनों एक ही है, ध्यान रखना है। हमने फैक्टर, जीन, एलील को सिनोनिम ट्रीट करना है, इनमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम कर रहे हैं डोमिनेंट जीन। इसको दो ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन है, इफ 2 फैक्टर्स कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर dissimilar, out of 2 factors one will be expressing itself called dominant gene, other remain suppressed will be called as recessive gene। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है मैंने बोली है, 2 factors controlling 1 particular character are different then only 1 factor expresses itself whereas other remain suppressed। बेटा suppressed भी कह सकते हो, नॉन एक्सप्रेस्ड भी कह सकते हैं। बेटा बेटर इसमें रहेगा नॉन एक्सप्रेस्ड विल बी डोमिनेंट जी। तो यहां मैंने बोला है अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले 2 जीन या 2 फैक्टर जो हैं उनमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अगर वो दोनों डिफरेंट है, जो एक्सप्रेस करेगा उसको डोमिनेंट जीन कहेंगे, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसको हम रिसेसिव जीन कहेंगे। तो ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, 2 factor controlling 1 character are different then only 1 factor expresses itself whereas other remain suppressed
तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो हमारे पास रिसेसिव जीन रहेगा। बेटा एक तो ये हमने डेफिनेशन इलेबोरेट की है, पर ज्यादातर आपकी बुक्स में ये डेफिनेशन भी दी होती है। बेटा अगर किसी करैक्टर को कंट्रोल करने वाले दो फैक्टर डिफरेंट हो, कंडीशन होती है हेट्रोजाइगस। अगर किसी एक करैक्टर को कंट्रोल करने वाले दोनों फैक्टर सिमिलर हो, उसको कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब याद रखना है, इफ एनी जीन expresses itself both under homozygous and heterozygous condition, इस जीन को हम कहेंगे डोमिनेंट जीन। इसका मतलब है अगर इंडिविजुअल में कैपिटल टी फैक्टर है पी प्लांट में, ये प्लांट होगा टॉल। अगर है कैपिटल टी स्मॉल टी तब भी प्लांट टॉल रहेगा। अगर ध्यान से देखें, यहां कैपिटल टी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है होमोजाइगस कंडीशन में, यहां कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो अब इस कैपिटल टी जीन को हम कहेंगे डोमिनेंट। अगर इसकी जगह पे हमने करना हो रिसेसिव जीन, अब इसको बिल्कुल इसी डेफिनेशन के पैरेलल इसकी डेफिनेशन पिक करते हैं। अब होगा इफ एनी जीन expresses itself under homozygous condition only, means यहां पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये रिसेसिव जीन रहेगा। मैंने बोला है इफ एनी जीन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ अंडर होमोजाइगस कंडीशन नॉट अंडर हेटेरोजाइगस कंडीशन, जीन विल बी रिसेसिव जीन। बेटा यहां फिर अब ध्यान रखना है भी जो रिसेसिव जीन है वो रिसेसिव क्यों एक्ट करता है, वाई रिसेसिव जीन एक्ट एज रिसेसिव। बेटा यहां पे ध्यान रखना है, अब रिसेसिव जीन रिसेसिव क्यों एक्ट करता है ये ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा जब भी हम कहते हैं जो रिसेसिव जीन है वो रिसेसिव क्यों एक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ रिसेसिव जीन। इसको पिक करना हो आपने ध्यान रखना है, अगर कोई डोमिनेंट जीन है वो जीन अपने आप को जब एक्सप्रेस करेगा थ्रू प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब भी कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो डीएनए से पहले ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनता है, वो एमआरएनए ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनाएगा। बेटा अब ये प्रोटीन अगर एंजाइम एक्ट करता है या हार्मोन एक्ट करता है तो ये रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को, उससे जीन की एक्सप्रेशन होके फिनोटाइप बनेगा। यहां एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास अमाइनो एसिड है टायरोसिन, इसके ऊपर एंजाइम
जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से बना है। मान लो ये एंजाइम हमारे पास है टायरोसिनेस, अब ये एंजाइम टायरोसिन अमाइनो एसिड को मेलानिन पिगमेंट में कन्वर्ट करेगा। इस मेलानिन पिगमेंट के कारण बेटा डार्क कंप्लेक्शन डेवलप होगा। ध्यान रखना है, जो स्किन का डार्क कलर है वो मेलानिन पिगमेंट के कारण बना, तो ये फिनोटाइप हो गया। रॉ मटेरियल टायरोसिन के ऊपर एंजाइम टायरोसिनेस एक्ट किया। ये एंजाइम डोमिनेंट जीन से प्रोटीन फॉर्मेशन के थ्रू एंजाइम बना था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से। तो जस्ट थोड़ा सा आइडिया दिया, लिखने की जरूरत नहीं होती है समझने के लिए। अब है बेटा जो रिसेसिव जीन होगा स्मॉल टी, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है ये रिसेसिव क्यों एक्ट करता है। पहला है या तो ये इनकम्प्लीट एंजाइम बनाएगा। बेटा जो रिसेसिव जीन है डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन के बाद बना हुआ है। म्यूटेशन हमने पढ़ी है, अब्रप्ट हेरिटेबल चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के बाद कैपिटल टी जीन स्मॉल टी जीन में कन्वर्ट हुआ है। अब ये स्मॉल टी जीन या तो म्यूटेशन के बाद इनकम्प्लीट एंजाइम बनाएगा, या फिर जो एंजाइम बनेगा प्रोटीन वो डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव का मतलब है स्लाइटली डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, वो अब ए एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है रिसेसिव जीन प्रोड्यूसेस नो प्रोटीन एट ऑल। अगर रिसेसिव जीन प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा तो एंजाइम कहां से आएगा। एंजाइम नहीं होगा तो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, उससे फिर फिनोटाइप कैसे बन पाएगा। तो रिसेसिव जीन का रिसेसिव होना इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, या तो इनकम्प्लीट प्रोटीन एक्टिंग एज एंजाइम बनेगा, या डिफेक्टिव प्रोटीन इनएक्टिव एंजाइम बनाएगा, या प्रोटीन बिल्कुल ही म्यूटेशन के बाद प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ये मैंने 3 रीजन दिए वाई रिसेसिव जीन एक्ट एज रिसेसिव। इसको हमने इग्नोर नहीं करना। वन थिंग मोर, अब इसमें करते हैं साइन कन्वेंशंस। बेटा जब भी हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, जो सिंबल यूज करते हैं अलग अलग टाइप के जीन के लिए, वो डिराइव कैसे करते हैं, ये साइन कन्वेंशन हम इंटरनेशनल बायोलॉजी के रूल्स के ऊपर बेस्ड करेंगे। बेटा जो साइन कन्वेंशन इंटरनेशनल बायोलॉजी में यूज होते हैं, पहला है डोमिनेंट जीन का सिंबल कैसे ड्राइव करते हैं। याद रखना है, जो जीन एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बनाएगा, तो जीन का जो रिसेसिव फिनोटाइप होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा फिनोटाइप का, वो लेटर सिंबल में यूज करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास पी प्लांट है टॉल, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है, ड्वार्फ रिसेसिव फिनोटाइप है। अब जब हमने डोमिनेंट जीन का सिंबल यूज करना है, रिसेसिव फिनोटाइप का फर्स्ट लेटर कैपिटल में यूज करेंगे, तो इंटरनेशनल रूल में टॉल प्लांट के लिए सिंबल कैपिटल डी यूज करना चाहिए, ड्वार्फ के लिए स्मॉल डी यूज करना चाहिए। पर आपकी एनसीईआरटी इस इंटरनेशनल रूल को फॉलो नहीं करती, वो टॉल के लिए सिंबल कैपिटल टी यूज करती है, ड्वार्फ के लिए
स्मॉल टी। बेटा ये जो सिंबल है इंटरनेशनल बायोलॉजी के रूल्स के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। हर क्लासेस में आपको ये साइन कन्वेंशन एज सच यूज करना पड़ेंगी। फिर जब भी हमने रिसेसिव जीन का सिंबल ड्राइव करना है, इसके लिए रिसेसिव फिनोटाइप का फर्स्ट लेटर स्मॉल यूज करेंगे। सो डी इंडिकेट ड्वार्फ जीन, तो कैपिटल डी स्मॉल डी ये डोमिनेंट रिसेसिव जीन के लिए सिंबल होंगे। हमने ये भी पढ़ा था वाइल्ड जीन, लास्ट लेक्चर में किया था कि वाइल्ड जीन जो पॉपुलेशन में वाइड स्प्रेड डोमिनेंट जीन होता है उसको वाइल्ड जीन कहते हैं। ये हमेशा या मोस्टली डोमिनेंट जीन होगा और पॉपुलेशन में काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ होगा। और जो वाइल्ड जीन है इसके लिए जब भी सिंबल यूज करते हैं, वाइल्ड जीन का जो रिसेसिव फिनोटाइप होगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल यूज करते हैं, उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट प्लस साइन इंडिकेट करते हैं। जैसे एक इंसेक्ट है ड्रोसोफिला, बेटा इसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ये ड्रोसोफिला जो हमारे पास है फ्रूट फ्लाई, इसका जो आई कलर है रेड है, ये वाइल्ड जीन है, तो इसके अंदर जो वाइट आई है वो रिसेसिव फिनोटाइप है। तो अगर रेड आई वाइल्ड जीन है, इसके लिए रिसेसिव फिनोटाइप का फर्स्ट लेटर हमने डब्ल्यू यूज किया, उसके ऊपर प्लस साइन इंडिकेट किया। ये वाइल्ड जीन में म्यूटेशन होने के बाद ये रिसेसिव जीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई कलर के लिए रिसेसिव फिनोटाइप वाइट है, इसका सिंबल स्मॉल डब्ल्यू यूज होगा। बेटा जो साइन कन्वेंशन है इन पे नीट में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। यहां पे बेटा याद रखना है इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्टिव में इनके आंसर्स करने होते हैं। अब इसमें बेटा दो टर्म हम और इंट्रोड्यूस करते हैं, उनका ध्यान रखना है। ये जो दो टर्म हम यूज करेंगे, पहली यूज कर रहे हैं यहां पे भी जीन पूल। ये टर्म हमें जेनेटिक्स इवोल्यूशन दोनों में बार बार यूज करनी है। जब भी जीन पूल की बात करते हैं, टोटल जीन्स and their alleles, total genes and their alleles present in a population। भी एक गिवन पॉपुलेशन में जितने जीन होंगे उनके अलग अलग जो भी एलील होंगे इन सबको मिला के जीन पूल कहते हैं। Total gene and their alleles present in a population is gene pool। बेटा याद रखना है इसकी हमें इवोल्यूशन में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पहले तो हमें बायोलॉजी में करेक्ट पॉपुलेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। बेटा जब भी हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन करते हैं ये होता है भी ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशी अवेलेबल in one particular defined area at a given time, उसको उस एरिया की पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे ह्यूमन एज अ स्पीशी होमोसेपियन लिविंग इन वन पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ चंडीगढ़ विल बिकम पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर इन चंडीगढ़। सिमिलरली जब भी पॉपुलेशन की बात करते हैं, ऑल individuals of one species
living in a given area at a given time। इसका मतलब है एक ही एरिया में टाइम टू टाइम पॉपुलेशन चेंज होती रहती। और दूसरा है, जो भी हमने पॉपुलेशन में इंडिविजुअल काउंट करने हैं, एक ही स्पीशी के होने चाहिए, अलग अलग स्पीशी के काउंट नहीं करेंगे। तो हमें एक तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन चाहिए, एक जीन पूल की। अब यहां पे एक और डेफिनेशन पिक करते हैं, वो हमारे पास है प्योर लाइन। बेटा प्योर लाइन को जब भी डिफाइन करते हैं, ये रहेगी फैमिली ट्री। वेयर each and every individual is true breeding. Each and every individual is true breeding। ये टर्म हम पहले कर चुके हैं, ट्रू ब्रीडिंग। तो यहां फैमिली ट्री की जब बात करते हैं, ये भी एक ही फैमिली की मैनी जनरेशन कनेक्टेड टू ईच अदर, ये फैमिली ट्री होगा। जैसे हमारे पास टॉल प्लांट्स है, होमोजाइगस टॉल, ये पहली जनरेशन है, इनमें सेल्फिंग हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, इसको सेल्फिंग कहते हैं। मीन टॉल प्लांट को सेक्सुअली होमोजाइगस टॉल प्लांट से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाया, उससे नेक्स्ट जनरेशन बन गई टॉल। यहां भी सारे होमोजाइगस टॉल हैं। फिर इनकी सेल्फिंग हुई, नेक्स्ट जनरेशन फिर होमोजाइगस टॉल बन गए। सो ये जो इंटरलिंक्ड 3 जनरेशन हैं, इसको हम फैमिली ट्री नाम दे रहे हैं। इस फैमिली ट्री में एवरी इंडिविजुअल, चाहे फर्स्ट है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड जनरेशन का है, सभी ट्रू ब्रीडिंग है। मीन टॉल प्लांट की सेल्फिंग से सिर्फ टॉल प्लांट बन रहे हैं, ड्वार्फ कोई नहीं बन रहा। इसको कहेंगे प्योर लाइन। फिर 3 टर्म छोटी छोटी और हैं बेटा, इनकी हमें जेनेटिक्स में जरूरत पड़ेगी जब हमने भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करनी होगी। तो पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, एंथेसिस। बेटा यहां हम टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंथेसिस। बेटा जब भी एंथेसिस की बात करेंगे, ये हमारे पास रहेगा ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर। बेटा ब्लॉसमिंग जो टर्म है, ये भी अगर फ्लोरल बड ओपन होके फ्लावर में कन्वर्ट होती है, ये एंथेसिस है। वर्नाकुलर में कह सकते हैं एक फ्लावर बड कंडीशन में है, फूल की डोडी है, वो खिल के फ्लावर में कन्वर्ट हुई है, ये एंथेसिस है, ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर। बेटा ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर से फ्लोरल ऑर्गन इन्वायरमेंट को एक्सपोज होते हैं। फिर यहां पे एक टर्म है इमेस्क्यूलेशन। ये टर्म बार बार नीट में रिपीट होती है, आपको एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में भी पढ़ने को मिलेगी। जब भी इमेस्क्यूलेशन कहते हैं, ये रिमूवल ऑफ स्टेमन्स। बेटा स्टेमन फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम फ्लोरल बड, अभी फ्लावर ओपन नहीं हुआ, फ्रॉम फ्लोरल बड ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिस फ्लावर में मेल फीमेल दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनमें से
बर्ड कंडीशन में हमने स्टेमन रिमूव करने, दिस इज इमेस्कुलेशन। इसका पर्पस होगा कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, आफ्टर इमेस्कुलेशन इट विल बी यूज्ड एज फीमेल पेरेंट। क्यों? अब जिस फ्लावर से हमने स्टेमन निकाल दिए उसमें सिर्फ गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन बचा हुआ है, तो इस प्लांट को अगर ब्रीडिंग में यूज करेंगे तो ये फीमेल पेरेंट यूज होगा। इसको कहते हैं इमेस्कुलेशन। एक टर्म है यहां पे बैगिंग, BAGGING। बेटा बैगिंग नहीं है कहीं भिखारी बना दो, बैगिंग है। अब पहले सुन लोगे, बैगिंग है प्रोसेस by which flower will be covered either by polythene bag or bag formed of butter paper। फ्लावर को हमने पॉलीथीन बैग से या पेपर से, बटर पेपर से कवर करना है। इमेजिन करो ये फ्लावर अभी बर्ड कंडीशन में है, इसके ऊपर हमने ये एक बटर पेपर से इसको कवर कर दिया और इसके बीच में यहां पे कॉटन फिट की हुई है ताकि यहां गैप नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास बैग है, चाहे पेपर का बना हुआ है, पॉलीथीन का बना हुआ है, बटर पेपर का बना हुआ है। ये फ्लावर है, चाहे बर्ड कंडीशन में है, चाहे भी ये फ्लोरल बर्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टेमन है। ये होगा, प्रोसेस होगी बैगिंग। बेटा बैगिंग का एक ही पर्पस है, बैगिंग से हम कोशिश करते हैं कि इस बर्ड कंडीशन वाले फ्लावर के अंदर जो गाइनोशियम है इसके ऊपर अनवांटेड पोलन नहीं पहुंचना चाहिए। जो हमने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग में जिस प्लांट का यहां पे पोलन शिफ्ट करना है उसके बिना कोई और पोलन शिफ्ट नहीं होना चाहिए। So we can say bagging prevent unwanted pollination under controlled condition। बेटा बैगिंग का एक ही पर्पस है कि बैगिंग के कारण जो फ्लावर होगा उस पे जो अपनी मर्जी से हम पोलन शिफ्ट करना चाहते हैं स्टिग्मा पे, वही होगा। नेचर से अपने आप कोई पोलन ग्रेन पॉलिनेशन से वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो एंथेसिस, इमेस्कुलेशन, बैगिंग, इन तीनों पे आपको टर्म या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देते हैं। बेटा ये आपके पास बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो जेनेटिक्स को समझने के लिए चाहिए।